इतिहास के किताबों में हमने पढ़ा है कि अकबर महान था। फिर हम कब पढ़ेंगे कि हमारे महाराणा प्रताप भी महान थे। औरंगजेब के बारे में, अकबर के बारे में दो दो पन्नों में जानकारी दी जाती है और छत्रपति शिवाजी महाराज केवल 5 लाइनों में समेटे। यूनानी इतिहासकार ने सिकंदर को महान बताया, विश्व विजेता बताया। ये सारी पश्चिमी मानसिकता से प्रेरित मुहावरे और कहावतें हमारे अंग्रेजी भाषा में फलाने फलाने चीज का मक्का है। अरे भाई मक्का क्यों है? हमें मक्का से कोई झगड़ा नहीं है, मगर वो काशी क्यों नहीं? यूरोसेंट्रिक जो सोच बनी उसके कारण ये सारी विकृतियां हमारे इतिहास की किताबों में घुसाई। 17 साल लगातार तो वो लाचित बरफुकान है। हमारे में से कितने लोग जानते हैं उनके बारे में? प्रेम की निशानी हम लोग कहते हैं ताजमहल को, और ताजमहल को बनवाए थे शाहजहां और मुमताज के याद में बनवाए। प्रेम की निशानी आपने कहा, क्या राधा कृष्ण का प्रेम उच्च कोटि का प्रेम नहीं था? क्या नल दमयंती का प्रेम उच्च कोटि का प्रेम नहीं? हम जो अभी मर्केटर के मैप देखते हैं, ठीक है, एक दूसरा और मैप का शास्त्र बना है, उसको बोलते हैं पीटर्स प्रोजेक्शन। स्कैंडिनेविया के 3 देश है, वो भारत के कुल मिलाकर क्षेत्रफल से कम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ये आमूलचूल परिवर्तन होगा। अभी मेरे साथ भाजपा के बड़े थिंक टैंक में से एक विनय सहस्त्रबुद्धे जी हैं। इनसे हम लोग कुछ शिक्षा नीति पे चर्चा करेंगे, साथ ही साथ उन पहलू को छूने का प्रयास करेंगे जिन्हें बहुत कोई जो है छूना नहीं चाहता है। सबसे पहले सर आपका सच तक न्यूज में स्वागत है। बहुत धन्यवाद मनीष जी, थैंक यू वेरी मच। पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप भाजपा के बड़े थिंक टैंक में से एक हैं, राज्यसभा सदस्य रहे हैं और भी बहुत सारी कमेटियों के जो है अध्यक्ष रहे हैं। पहला सवाल ये है कि इतिहास के किताबों में हमने पढ़ा है कि अकबर महान था। फिर हम कब पढ़ेंगे कि हमारे महाराणा प्रताप भी महान थे? पहले तो मैं स्पष्ट करूं कि भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता थिंक टैंक होता है, क्योंकि हर कोई सोचने वाला कार्यकर्ता पार्टी में बड़ी सक्रियता से काम करता है। तो कोई कार्यकर्ता थिंक टैंक है, कोई वर्क टैंक है, ऐसा विभाजन हमारे यहाँ नहीं है। जहाँ तक आपके सवाल का विषय है, ये बात सही है कि भारत में कुल मिलाकर इतिहास लेखन के बारे में एक विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाते हुए काम किया गया। इसलिए हम तो मानते थे कि ये जो मैकॉले के ज़माने से शुरू हुआ, तो हमारी शिक्षा नीति का डीमैकॉलाइजेशन होना जरूरी था। मैकॉले मुक्त शिक्षा पद्धति की आवश्यकता थी, मगर स्वाधीनता के बाद इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। आलस रहा, कुछ डर भी रहा, पता नहीं क्या रहा, मगर जो चला आ रहा था उसी को चलने दिया। फिर वोट बैंक की राजनीति हावी हो गई। इसलिए जो हमारे महापुरुष हैं, जिनके बारे में जो यथातथ्य जानकारी देनी चाहिए वो नहीं दी गई, और उसके कारण किसी वर्ग विशेष के व्यक्तियों को महापुरुष, महान राजनेता, महान राजा इस तरीके से वर्णित किया गया। और यह बात केवल हम नहीं कह रहे। 7वीं कक्षा का एक छात्र है, गुड़गांव के स्कूल में पढ़ता है। जब संसदीय समिति जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है, जिसका मैं अध्यक्ष था, तो उसके सम्मुख प्रस्तुत करने होने वाला वो सबसे न्यूनतम आयु का लड़का था। इसके पहले संसद की समिति में 7वीं कक्षा के किसी छात्र की साक्ष्य हुई नहीं है। उसने क्यों साक्ष्य दी? क्योंकि उसने किताब लिखी है। उस किताब में उसने ये लिखा है कि जो इतिहास हमें पढ़ाया जाता है और जो हमें वाकई में पढ़ना चाहिए उसमें कितना अंतर है। उदाहरण रूप में उसने लिखा है कि हमें औरंगजेब के बारे में, अकबर के बारे में 2-2 पन्नों में जानकारी दी जाती है और छत्रपति शिवाजी महाराज केवल 5 लाइनों में समेटे हुए हैं। तो हमने अपनी अनुशंसाएं दी हैं, एनसीईआरटी इसको बदल रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार इस विषय में, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार की सोच है, नीति है, कि वो तथ्यपरक जानकारी और इतिहास का सारा संदर्भ हमारे सम्मुख उजागर करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें भी यही कहा गया है कि इस देश की मिट्टी का सुगंध जिसको है, ऐसी ये नीति है। यूनानी इतिहासकार ने सिकंदर को महान बताया, विश्व विजेता बताया। वो सिकंदर को हिम्मत नहीं हुआ सिंधु नदी को इस पार आने का, जिसको राजा पुरु, जिसको यूनानी इतिहासकार ने पोरस लिखा, पुरु ने हरा दिया, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ 20,000 सेना था, जबकि धनानंद के पास जो है 3.5 लाख का सेना था। इस डर से सिकंदर भारत में नहीं आया। हम लोग पढ़ते हैं कि जो जीता वही सिकंदर।
फिर जो भारत में आ गया, आके सिकंदर हार गया और जो पोरस जीते, तो उनके बारे में हम लोग कब पढ़ेंगे? देखिए, ये सारी पश्चिमी मानसिकता से प्रेरित मुहावरे और कहावतें हमारे अंग्रेजी भाषा में बने और उसी को जैसा का तैसा हमने स्वीकार किया। हम कहते हैं कि ये फलाने फलाने चीज़ का मक्का है। अरे भाई, मक्का क्यों है? हमें मक्का से कोई झगड़ा नहीं है, मगर वो काशी क्यों नहीं है? ये भी तो हो सकता है। किसी को हम कहते हैं कि ये शेक्सपियर है। अरे, शेक्सपियर कालिदास क्यों नहीं हो सकता? उसकी कालिदास से तुलना करिए, भवभूति से तुलना करिए। मगर ये सोच है, यूरोसेंट्रिक जो सोच बनी, उसके कारण ये सारी विकृतियां हमारे इतिहास की किताबों में घुसाई गई। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो जीता सही सिकंदर, ये तो असत्य है, ये तो गुमराह करने वाली दिशा। भारत में आके हार गया था। बिल्कुल, भारत में आके हार गया था। और हमारे मराठा साम्राज्य ने महाराष्ट्र में विशेष रूप में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा से जो हुआ, अटक तक फैला हुआ था और तंजावर तक मराठाओं का राज था। तो ऐसी स्थिति में उसके बारे में कुछ नहीं कहा जाता, छत्रसाल महाराज के बारे में कुछ नहीं कहा जाता, पेशवा के बारे में नहीं, पेशवा के बारे में वो तो सब छोड़ ही दीजिए। लाचित बर्फुकान, जिसने 17 साल असम के विरोध में होने वाले जो असम पर आक्रमण करने वाले जो लोग थे, उनको हटा दिया और असम को अपनी स्वाधीनता बचाने में सबसे कारगर भूमिका किसने बताई होगी, निभाई होगी? 17 साल लगातार। तो वो लाचित बर्फुकान है। हमारे में से कितने लोग जानते हैं उनके बारे में? ये तो शुक्र है कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी है, वहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा जी है, जिन्होंने लाचित के 400वें जन्म जयंती का इतना बड़ा उत्सव मनाया। तो देश को समझ पड़ा कि लाचित बर्फुकान की महानता क्या थी। प्रेम की निशानी हम लोग कहते हैं ताजमहल को, और ताजमहल को बनवाए थे शाहजहां और मुमताज के याद में बनवाए थे, जिनके पास ऑलरेडी इतिहास के पन्नों में वर्णित है कि 8-8 पटरानियों को रखे थे और अनऑफिशियली कहीं 1000 देता है, कहीं 2000, कहीं 8-8 हज़ार देता है। लेकिन 8 रानियों को रखने वाला शाहजहां ताजमहल बनाता है, वो प्रेम की निशानी हो जाता है। और दशरथ माझी जो बिहार के थे, जो प्रेम के वजह से अपनी पत्नी के वियोग में जो है पहाड़ को तोड़ देते हैं, उन्हें प्रेम की निशानी के रूप में नहीं जाना जाता है। तो इस प्रकार के इतिहासकारों के बारे में क्या कहना चाहिए? इतिहासकार और मुख्य रूप में क्या है कि जो पब्लिक डिस्कोर्स है उसमें एक सिंबलिज्म बनता है, एक प्रतीक रूप में कुछ कुछ चीज़ों को विकसित किया जाता है। और हमारी जो सोच बनी है, जो एक दृष्टि से विदेश परस्क बनी है, तो सब पश्चिम का जो आ रहा है, बाहर से जो बताया जा रहा है, उसी को हम सही मानते रहे। प्रेम की निशानी आपने कहा, क्या राधा कृष्ण का प्रेम उच्च कोटि का प्रेम नहीं था? क्या नल दमयंती का प्रेम उच्च कोटि का प्रेम नहीं था? तो हमारे यहाँ भी है, मगर एक तरीका हो गया और उसी तरीके को हम अपनाते गए। मैं मानता हूँ कि, और ये केवल इतिहास तक सीमित नहीं है, आप भूगोल को देखिए। भूगोल में आप जाकर उसको नापिए। हम जो अभी मर्केटर के मैप देखते हैं, ठीक है, एक दूसरा और मैप का शास्त्र बना है, उसको बोलते हैं पीटर्स प्रोजेक्शन। तो पीटर क्या कहता है कि जो पृथ्वी गोलाकार है, वर्तुलाकार है, तो उसको जो बताया जाता है उसको हम सीधा करें तो कैसे दिखेगा? तो जो सही है वो दिखेगा। आज पूरा जो उत्तर गोलार्ध है, नॉर्थ हेमिस्फीयर, वो दक्षिण हेमिस्फीयर से कम है स्क्वायर किलोमीटर में, मगर दिखता है वो बड़ा। स्कैंडिनेविया के 3 देश है, वो भारत के कुल मिलाकर क्षेत्रफल से कम है, मगर दिखते हैं वो बड़े, भारत छोटा दिखता है। तो ये पश्चिम परस्त मानसिकता के कारण इस तरीके से विकृतियां हमारे टेक्स्ट बुक में भी आई। हमारी पूरी उम्मीद है, हमें आशा है, हमें विश्वास है कि नई शिक्षा नीति के तहत, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ये आमूलचूल परिवर्तन होगा। लोगों को सत्य क्या है, वास्तविक क्या है, वो बताया जाएगा और राजनीति से प्रेरित जो इतिहास के साथ खिलवाड़ करने की मानसिकता रही, उसको पूर्ण विराम मिलेगा। जब हम लोग जाते हैं सेंट्रल सेक्रेटरीट संसद भवन के पास, तो बहुत सारा रास्ता है, जो मानसी रोड है, फिरोज शाह रोड है, अकबर रोड है, बाबर रोड है, हुमायूं रोड है, जहांगीर रोड है, लेकिन कभी भी हम लोगों को ये नहीं दिखता है कि महाराणा प्रताप रोड हो, शिवाजी रोड हो, पेशवा रोड हो, इस प्रकार का। तो ये सारा सिस्टम जो है दुरुस्त कब होगा? देखिए, दुरुस्त की प्रक्रिया तो शुरू हुई 3 साल पहले, जब औरंगजेब रोड समाप्त हो गया और हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम से एक रास्ता बन गया। तो मैं मानता हूं कि प्रक्रिया तो शुरू हुई है। हमने ये जो विंडसर
यहाँ का एक चौक है उसको भी स्वतंत्र वीर सावरकर का नाम देने की बात की है। मैंने तो आधिकारिक तौर पर डिमांड की है। मैं मानता हूँ कि ये जो करेक्शन लाने की ज़रूरत है वो निश्चित रूप में सरकार के एजेंडे पर है, ये जनता की डिमांड है और धीरे धीरे इसी दिशा में सरकार सोच रही है। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, देश में जितनी भी समस्याएं हैं उसका सबसे बड़ा जड़ जो है वो जनसंख्या है। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून आप लोग कब लेके आ रहे हैं? देखिए, सरकार के अंदर जो लोग बैठे हैं वो सभी भी बैठे हैं। नहीं, सभी चीज़ों का समग्रता से विचार करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, किसी ने सोचा नहीं था कि धारा 370 समाप्त हो जाएगी, हो गई। किसी ने सोचा नहीं था कि बांग्लादेश से जो अनुप्रवेश कर कर घुसपैठी यहाँ आ रहे हैं उनको रोकने का कोई तरीका निकाला जाएगा, लग गया। तो धीरे धीरे मैं मानता हूँ कि सारी चीज़ें जो देश की अपेक्षा, आवश्यकता, देशवासियों की भावना है उसके अनुकूल, उसके अनुरूप होती आपको दिखाई देगी। आपके मन में जो चिंता है निश्चित रूप में उसी चिंता के बारे में सरकार भी सोच रही है। क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है हमारा चीन से लगभग 3 गुना है। ज़मीन हमारे पास उतना ही है, रिसोर्सेस हमारे पास उतना ही है और जनसंख्या जो है वो विस्फोट हो रहा है। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून आना जरूरी होना चाहिए। कि जनसंख्या नियंत्रण एक लंबी बहस का विषय है। सरकार ने इस विषय में कभी कभी अपने सोच को उजागर भी किया है, मगर जैसे ये ट्रिपल तलाक के विरोध में सरकार ने एकदम कारगर कदम उठाया, बहुत निर्णायक तरीके से वो विषय समाप्त हुआ। तो मैं मानता हूँ कि इसी तरीके से धीरे धीरे ये सुधारों की दिशा में सरकार अग्रसर हो रही है। इतिहास के पन्नों में जो गलत जानकारी दी गई है उस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे और हमारा ये बात आप लोगों को कैसा लगा, साथ ही साथ जनसंख्या नियंत्रण कानून भारत में लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए और किस प्रकार से लगना चाहिए, इन सब चीज़ों पे आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद।